हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, और जिसमें पिछले दो वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये दो वेक्टर है हमारे, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो या तो इसका आंसर स्केलर आ सकता है जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, वो हम पिछले दो वीडियोज में स्टडी कर चुके हैं। या फिर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ सकता है वेक्टर। और जब एक आंसर वेक्टर आएगा तब ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। या फिर ए और बी के बीच हम क्रॉस का यूज करते हैं, पहले हम डॉट का यूज कर रहे थे, अब हम क्रॉस का यूज करेंगे, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इसी पे आज हमारा टोटल ये वीडियो बेस्ड होगा। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट को पढ़ेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे, टॉपिक्स हमारे वही रहेंगे जो हमने ए और बी के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। यानी कोई भी दो वेक्टर आपके पास है और उनका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जितने टॉपिक हमने पढ़े वही सारे टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी। लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि वहां पे स्केलर प्रोडक्ट था और यहां पे वेक्टर हो जाएगा, वहां पे डॉट था यहां पे क्रॉस हो जाएगा। और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लगभग ये जो कंसेप्ट है इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके भी दो पार्ट आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के भी। इस पार्ट के अंदर हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्लियर करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। हमारे पास ये कोई एक वेक्टर है ए, एक और हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों का हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा, अभी के लिए क्रॉस नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया, मान लेते हैं वो आ गया वेक्टर सी। तो दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया है एक वेक्टर। क्या आया है? एक वेक्टर। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। जब ये वेक्टर आ जाता है तो इसको या तो आप क्या कह सकते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या तो आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोले। या फिर देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस क्रॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे बीच में यूज कर देते हैं क्रॉस का। और इस क्रॉस की वजह से ही इसको क्रॉस प्रोडक्ट नेम भी दिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बात इतनी सी है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी के ऊपर सारी बात करने वाले हैं। जब हमने पिछले वीडियोज के अंदर जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया था, तब आपके पास जो एक वेक्टर, तब आपके पास एक वेक्टर नहीं आया था, तब जो आया था वो एक स्केलर था। अब एक वेक्टर आ गया है, और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, आप जानते हैं। या तो उसके पास, यानी या तो नहीं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो दो चीजें होती हैं। पहली क्या? एक तो इसके पास होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके पास क्या होती है? डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये दो चीजें किसी भी एक वेक्टर के पास जरूर होती है, और इतना तो अभी तक आपको पता है क्योंकि हमें ये वेक्टर पढ़ते हुए बहुत समय हो गया है। तो वेक्टर के पास या तो मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है। तो इस सी के पास भी, सी वेक्टर के पास भी, क्योंकि एक वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। और जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे आप 2 × 5 कर रहे हैं, तो भाई आपको पता तो होना चाहिए इक्वल्स टू 10 आया, आपको पता होना चाहिए कि नहीं। तो वैसे ही अगर हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये तो पता चले कम से कम कि सी की वैल्यू क्या है। और चूंकि ये एक वेक्टर है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता चलनी चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें देखना है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करें जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए, और जब डायरेक्ट, और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे पता करें। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपके पास वर्क डन आता है, पर वो एक स्केलर प्रोडक्ट था क्योंकि फोर्स वेक्टर है,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेकिन वर्क स्केलर है। पर इस बार हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में, टॉर्क होता है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या है? ये भी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जो ये टॉर्क है, जब हमने वर्क डन देखा था तब यहां पे हमें दिक्कत नहीं थी। वर्क डन क्या होता है? यानी जब आप जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये एक मार्कर है, इस पे मैंने फोर्स लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ मोमेंट होगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इस मार्कर को रोटेट करवाना है, अगर मुझे इस मार्कर को रोटेट करवाना है, तब मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तब मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा। आप समझ पाए होंगे कि वर्क डन और टॉर्क के बीच डिफरेंस क्या है। यानी मुझे सिंपली अगर इस ऑब्जेक्ट को कहीं पुश करना हो या पुल करना हो तो मैं सिंपली एक फोर्स लगाऊंगा और मैं कुछ वर्क डन करूंगा। लेकिन अगर मुझे इसको रोटेट करवाना हो तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। और ये टॉर्क जो है, ये जो टॉर्क है, ये क्या है? टॉर्क होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी दो स्केलर, यानी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ। और जो आपके पास आया वो क्या आया? देखो, ये भी एक वेक्टर आया। जो टॉर्क आया वो भी क्या आया? एक वेक्टर आया। इसका मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया या फिर ये एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता तो यहां पे आपको डॉट नजर आता कुछ इस तरह से, पर ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो यहां पे क्या लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दो वेक्टर हैं हमारे पास, देखो ये हमारा एक वेक्टर हो गया है, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो गया है। दोनों की टेल आपस में मिली हुई है। दो वेक्टर हैं, नेम दे देते हैं, एक को ए वेक्टर और दूसरे को बी वेक्टर। ये ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा हो गया हमारा बी वेक्टर, और एंगल है इनके बीच थीटा। हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया। जब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमारे पास एक वेक्टर आया। हमें इस वेक्टर का क्या चाहिए? हमें इस वेक्टर का चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा चाहिए डायरेक्शन। तो पहले बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो हमें सी का क्या चाहिए? सी का चाहिए मैग्नीट्यूड। कैसे आएगा? तो हम करेंगे मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, और फिर हम करेंगे, देखो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, चाहे ये 1 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, कुछ भी है, इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ। और साथ में आएगा साइन थीटा। यहां पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू है, तो आप ये कह सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इसका मोड यही तो बराबर है किसके? सी के। अरे भाई इसका मोड ले लूं तो वो सी वेक्टर के बराबर आएगा ना। इनके क्रॉस से तो बेसिकली ये चीज आ रही है सी। तो ये और ये हमारे पास आ गया है मोड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ आ गया हमारे पास साइन थीटा। यहां से आप ये चीज भी याद रख सकते हैं कि जब हम डॉट कर रहे थे तो आ रहा था ए बी कोस थीटा। अब क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। अब आपके पास साइन आ जाएगा। जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास हमेशा साइन आएगा, जब आप डॉट करेंगे तो आपके पास हमेशा कोस आएगा। पर डॉट की बात हम पहले कर चुके हैं, तो अभी साइन पे फोकस, यानी क्रॉस पे फोकस करते हैं। सी को आप कैसे लिख सकते हैं? देखो सी को आप कैसे लिखेंगे? तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी है ये क्या है? ए बी साइन थीटा। ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, साइन का मतलब साइन, और थीटा का मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये भी कौन सा एंगल? छोटे वाला एंगल। आप ऐसे नहीं जाएंगे कि ए से भाई इधर से जाएंगे, ऐसे इधर, ऐसे नहीं जाएंगे। एंगल कौन सा एंगल लेंगे? ए और बी के बीच जो सबसे छोटा एंगल है उसको आप लेंगे। सबसे छोटा एंगल ये थीटा है। आप ऐसे नहीं जाएंगे कि भाई यहां से ए से चल के और यहां पे गए, ऐसे ये पूरा एंगल ले लेते हैं सर, नहीं। आप क्या लेंगे? हमेशा स्मॉलर एंगल। थीटा क्या है? यहां पे लिख देता हूं, देखो थीटा इक्वल्स टू स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये है हमारा थीटा। समझ गए होंगे आप? स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक चीज और, यहां पे इस टॉर्क को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? भाई टॉर्क हमारा क्या था? तो यहां पे क्या आ जाएगा? टॉर्क
यानी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। भाई अभी तो हमने मैग्नीट्यूड की बात करी, डायरेक्शन तो अभी निकाली नहीं है ना हमने, पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन बाद में निकालेंगे। तो देखो आर का मोड और एफ का मोड, मतलब आर एफ और साथ में क्या आएगा साइन थीटा, मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो एंगल आ जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा ए बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन नहीं आई है, डायरेक्शन की बात अभी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, आपने ए और बी के बीच क्रॉस किया, आपके पास था ए वेक्टर, आपके पास था बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच आपने किया क्रॉस, आपने क्रॉस किया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, और आपके पास जो आया वो आया एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे ए बी साइन थीटा से। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालें? तो दो चीजें आपके पास हो सकती हैं। पहला एक होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा होता है स्क्रू रूल। पहला तो क्या है राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा हो सकता है स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। ये दो रूल आपके पास हो सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो या फिर स्क्रू रूल से। और ये दोनों ही आई होप आप पढ़ के आ चुके हैं फिजिक्स के अंदर 10th क्लास में। आपने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, याद है आपको? करंट की डायरेक्शन की तरफ थंब को रखना है, फिर कर्ल्ड फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप पढ़ के आ चुके हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, पर यहां पे करंट वरंट की बात नहीं करेंगे हम। देखो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहेगा, आपके पास दो वेक्टर है, ये है मेरे पास एक कोई एक वेक्टर, ठीक है? अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, है ना? ये है मेरे पास कोई एक वेक्टर ए वेक्टर, और दूसरा मेरे पास है बी वेक्टर। पर अब इसको आप यहां पे ऐसे समझने का प्रयास मत करना, ये ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर ऐसे है उधर कॉर्नर में, लेकिन उधर मैं जा नहीं सकता, बोर्ड के अंदर कैसे जाऊं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? तो मैं कैसे यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं? ये मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बी वेक्टर, मतलब ये मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर मेरा कहां है, उधर है, उधर, समझ गए ना? मतलब उधर है ऐसे, उधर ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है और इधर मेरा बी वेक्टर है, ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ। पर मेरे पास जगह नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए उधर, तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया। जैसे आपकी जेड एक्सिस कहाँ होती है, यहाँ पर, रिप्रेजेंट कहाँ कर देते हैं, नीचे की तरफ कर देते हैं। तो वैसे ही तो ये मेरे दो वेक्टर हो गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच जो एंगल है वो यहाँ से मैं जा रहा हूँ उधर की तरफ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ उधर की तरफ, तो ये एंगल मेरा कितना है, थीटा। समझ रहे हैं ना? मैं यहाँ से उधर की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। समझ पा रहे हो आप चीजों को? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या आ जाएगा आपके पास, सी वेक्टर। अब यहां पे जो इसका सी वेक्टर आता है, इंपॉर्टेंट बात है, समझना आप मैं क्या कह रहा हूं। ये जो सी वेक्टर आता है ना, इसकी एक खास बात है, और वो क्या खास बात है, ये सी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, ए वेक्टर के, ए वेक्टर के। और दूसरी बात, ये सी वेक्टर साथ ही परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी। तो साथ ही एंड सी वेक्टर ऑलवेज विल परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो। जो आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया और आपके पास जो एक वेक्टर आया, वो दोनों वेक्टर्स जिसका आपने मल्टीप्लाई किया था दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझो बात को। तो सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर जो आया है आपके पास वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर है तो आपको डायरेक्शन मिल गई। भाई ये आपका ए वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा कुछ ऊपर की तरफ, ऐसे हो जाएगा ना ऊपर की तरफ, ये परपेंडिकुलर हो गया। और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर देखना हो तो यहां पे ऐसे कुछ बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी बात अभी नहीं करेंगे, देखो बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज इसको समझ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सी वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, डायरेक्शन में ये कह रहा हूं। अभी डायरेक्शन हमें बताएगा राइट हैंड थंब रूल। अरे इसका यूज तो लेंगे, तभी तो लिखा है राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप अगर ए से बी चलेंगे, जिधर थीटा है उधर से चलना है, ये बात ध्यान रखना।
अगर आप ए से बी चलेंगे, ए से ऐसे बी चलेंगे, ए से बी चलेंगे, तो आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा सी की डायरेक्शन को। कर्ली ओवर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। हम ए से बी की तरफ अगर हमारी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, मतलब ये ऐसे था ना, ये ऐसे था भाई, हमारा ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ऐसे था ना। आपको ये कैसे दिख रहा है? आपको ये ऐसे दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये कैसे है? ऐसे है। मैंने ये रखा, मेरा राइट हैंड मैंने ये रखा। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको ऐसे रखिए और कर्ल करिए ए टू बी। 3D में समझा रहा हूं, देखो देखो, यहां से इसको उठा के इधर ले आया आपके सामने, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये ऐसे ही तो है, पर आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ए से बी जैसे ही मैंने कर्ल किया मेरी फिंगर्स को, देखो थंब कहां की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है? बताओ, ए के और बी दोनों के परपेंडिकुलर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? ये ए और बी दोनों एक ही प्लेन में है। आपको ऐसा लग रहा है अलग अलग प्लेन में है, पर ये एक ही प्लेन में है। समझ रहे हो बात को? आपको ऐसा लग रहा है ये अलग अलग प्लेन में है, पर ये एक ही प्लेन में है। तो ये पूरे इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि सी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है और सी वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है। आप ही देख लो, आप ही देख लो, देखो ये ऐसे हैं, आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। मैं ए से बी जा रहा हूं, डायरेक्शन कहां है? अब यहां ऊपर की तरफ नजर आएगी, पर ये एक्चुअल में कैसे है? इस प्लेन में है। तो डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये हुई डायरेक्शन वेक्टर सी की। यहां पे लिख दूं वेक्टर सी। हमें वेक्टर सी की डायरेक्शन मिल गई। भाई हमें क्या चाहिए था? हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, आया सी। सी एक वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाल लिया, डायरेक्शन हमें पता चल गई कि ए और बी दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। बेसिकली ये पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। ये क्या हो गया ना, ये पूरा एक प्लेन ही तो हो गया भाई। ये है, इसको ऐसे कर दे, ये पूरा क्या है? एक प्लेन है। ये ऐसे ही तो है, एक्चुअली में मैंने पहले बता दिया था। तो ये पूरा एक प्लेन है और इस प्लेन के डायरेक्शन कहां है? परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो ना आप? सी यहां पे है आपका, एक और मार्कर है मेरे पास, ये है आपका सी और ये आपका एक प्लेन है, ये सी है। समझ पा रहे हो? तो ये सी है वो पूरे ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। समझ पाए होंगे आप? स्क्रीनशॉट लो और साथ ये लाइन भी लिख लेना, देखो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये लाइन भी साथ में लिख लेना। तो सी वेक्टर है वो ए और बी जिस प्लेन में है उस पूरे प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नजर आ रही होंगी भाई। सबसे पहली चीज है ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, मतलब दो वेक्टर्स को आपको टेल टू टेल जोड़ना है। जैसे कि यहां पे जुड़े हुए हैं, देखो ये ए है, ये बी है, दोनों टेल टू टेल जुड़ रखे हैं। दूसरा, प्लेस योर राइट हैंड एट ज्वाइनिंग पॉइंट, तो आपके राइट हैंड को ज्वाइन करने वाले पॉइंट पे रखना है। जैसे आपके ये दो वेक्टर्स हो गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे जहां ये ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे आपको रख देना है अपने हैंड को और फिर आपको कहां से चलना है? ए से बी की तरफ चलना है। तो फिर आगे देखो इसमें, तो कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए वेक्टर टू बी एंड थंब पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अच्छा, स्क्रू रूल रह गया यहां से, देखो सेकंड रूल। पहला तो हो गया आपका, फर्स्ट क्या हो गया? राइट हैंड थंब रूल तो समझ में आ चुका है आपको। स्क्रू रूल की बात करते हैं। स्क्रू रूल वही सिंपल है यार, जैसे आप स्क्रू को क्या करते हो? बंद करते हो, मतलब ऐसे राइट क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो अंदर की तरफ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ऊपर की तरफ आता है। अच्छा, इसमें आपको स्क्रू कहां से कहां घुमाना है? ए टू बी, ए टू बी। अच्छा, ये उल्टा हो जाए, यहां पे बी होता, यहां पे होता, तो फिर बी टू ए घुमाना है। आप अगर निकालते बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये भी समझ लो भाई, आप यहां पे बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर निकालते तो फिर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, फिर आप कहां से कहां चलते? फिर आप चलते बी टू ए, ना कि आप फिर यहां से देखो यहां से चलते बी टू ए, ना कि ए टू बी। फिर आप ए टू बी नहीं चलते क्योंकि यहां पे फिर आपका ए होता। समझ गए? तो स्क्रू को देखो, ये है सिंपल आपके दो वेक्टर्स, ऐसे ही तो है। अरे ये ऐसे है ना, और जबकि एक्चुअल में ये कैसे हैं? ऐसे हैं। तो मैं अपने स्क्रू को क्या करूंगा? ए से बी, मतलब ये ए है और बी की तरफ जाऊंगा। अब तो स्क्रू को क्या करूंगा मैं? देखो ए से बी घुमाऊंगा, ए से बी घुमाऊंगा, मतलब मैं स्क्रू को खोल रहा हूं। जब स्क्रू को खोलेंगे तो स्क्रू कहां की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अगर यहां पे मैं क्या करता? अगर मैं बी से ए की तरफ आता तो डायरेक्शन फिर कहां की तरफ हो जाती? नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती। बस यही तो डिफरेंस है। तो स्क्रू रूल क्या क्या बता रहा है आपको? देखो आप क्या कहां जाओगे? आप जाओगे कहां? ए टू
बी। ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाओगे, तो ए से बी की तरफ आपने स्क्रू को घुमाया, तो स्क्रू कैसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप ऐसे स्क्रू को घुमाते हैं, ऐसे स्क्रू को घुमा रहे हैं, तो स्क्रू क्या होगा, खुलते हुए बाहर आ जाएगा। खुलते हुए अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या आ रहा है, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो स्क्रू ऐसे ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो गई, परपेंडिकुलर की तरफ हो गई। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये तो खैर ले लिया आपने स्क्रीनशॉट तो इसका। तो अब देखो हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये है हमारा एक ए वेक्टर, इनटू में हमारा है बी वेक्टर, और इक्वल्स टू आप सबसे पहले तो लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। और अब साथ में आप लिखेंगे एन कैप, सिंपल ऐसे लिखेंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ ए, एक ही बात है, आप ऐसे लिख दें मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और इनटू में आप लिख देंगे एन कैप। ये एन कैप क्या लगा दिया, बात करेंगे अभी। तो ये तो यहां तक तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। भाई दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर आया, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी डायरेक्शन होती है, ये तो है आपका मैग्नीट्यूड। और ये जो एन कैप है वो डायरेक्शन को बता रहा है। ये जो डायरेक्शन है ना सी वेक्टर, इसके डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, एक यूनिट वेक्टर लेंगे। भाई जब भी आपको किसी एक वेक्टर को डायरेक्शन देनी हो तब आपको एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। बहुत बार बता चुके हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डायरेक्शन उसके पास जरूर होती है। तो यहां पे इस सी वेक्टर का हमने एक जो यूनिट वेक्टर है वो ले लिया है एन कैप, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं एन कैप क्या है, देखो एन कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो एन कैप क्या है, एन कैप एक हमारा यूनिट वेक्टर है बस, जिसका काम सिर्फ हमें डायरेक्शन बताना है, किसकी, सी वेक्टर की। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, इसका वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है सी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हमें बताना काम है इस एन कैप का, ठीक है। और इसको आपके एनसीईआरटी में एन कैप लिया हुआ है, इसलिए हम एन कैप ले रहे हैं। अच्छा, साथ में ये एन कैप है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ए और बी जिस प्लेन में है, अरे ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है, ये तो बात आप समझ ही चुके हैं। तो लिख देता हूं यहां पे एन कैप इक्वल्स टू, इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, उस प्लेन के जिसमें क्या है, ए और बी है। और ये बात हमें कैसे पता चली है, ये बात हमें स्क्रू रूल से पता चली, या फिर हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चली, सिंपल है। तो अब आप जानते हैं कि भाई डायरेक्शन ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे। अब आप ये भी जानते हैं मैग्नीट्यूड, आप दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहां पे जैसे मैं कर देता, अब यहां पे कर दूं मैं बी इंटू ए, तो क्या आ जाएगा, देखो करके बताता हूं। यहां पे अगर मुझे करना हो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, अगर मुझे ये करना हो, इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बी वेक्टर का और ए वेक्टर का, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा लिखूंगा बी ए साइन थीटा। इस बार मैं क्या लिखूंगा, बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, और साथ में लिखूंगा एन कैप, साथ में लिखूंगा एन कैप। पर इस बार ये जो डायरेक्शन होगी एन कैप की, वो कैसे निकली होगी, तब मैं ए टू बी जा रहा था, तब मैं देखो ए टू बी जा रहा था, अब इस बार यहां पे मेरा बी होगा और यहां पे मेरा ए होगा, तो मैं क्या करूंगा, बी टू ए जाऊंगा। आप समझ चुके होंगे कि जब कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये एन कैप आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। एन कैप किसके लिए है, केवल और केवल एन कैप है आपका डायरेक्शन को बताने के लिए। आपकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, एन कैप बताएगा। तो स्क्रीनशॉट लो, और साथ ही कोई बोल दे अगर आपको भाई एन कैप की वैल्यू और बता दो, तो देखो एन कैप की वैल्यू क्या है, एन कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि एन कैप यार क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं बार बार, यहां पे क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, और ये फिगर आपको दिया हुआ है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ होता है साइन थीटा, और फिर होता है इसके साथ एन कैप। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां पे ए क्या है, देखो क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू 5 दी हुई है, इसका मैग्नीट्यूड, इनटू में बी आपको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री रख दो, और साथ में आ जाएगा एन कैप। इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, देखेंगे क्या है क्या नहीं।
तो देखो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ये आ गया हमारा 50 इंटू में साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 ये होता है, तो ये हमने रखा 1/2, तो ये आ जाएगा। और साथ में क्या है एन कैप, एन कैप को नहीं छोड़ सकते भाई, डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 25 एन कैप। अब ये एन कैप की डायरेक्शन निकाल लेंगे, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एन कैप क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे थे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है ना, ये जो है ये प्लेन हमारा ऐसे है, और इसके परपेंडिकुलर होता है सी, ये जो है ना सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन वही तो होती है एन कैप, इसके परपेंडिकुलर एन कैप होता है। अच्छा, तो मतलब ये अगर आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, अगर ये ऐसे ही है ऐसे मान लिए जाए, तो इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, इसको आप आई कैप ले सकते हो ना, ये आपका क्या है आई कैप है, और इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर, आई के परपेंडिकुलर कौन आता है, आई के परपेंडिकुलर कौन आता है, जे आता है भाई। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस है, ये बात समझ पा रहे हो। देखो ये एक्स एक्सिस है हमारी, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, इसके परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लिखा जाता है, डायरेक्शन के लिए भाई यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, आई कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है कि नहीं है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप है कि नहीं है। तो हमें तो डायरेक्शन ही चाहिए, इस एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी तो डायरेक्शन ही है। तो एन कैप की डायरेक्शन यहां पे क्या है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एन कैप इज इक्वल्स टू जे कैप, समझ गए। तो यहां से क्या आ जाएगा 25 जे कैप, दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट लो। अब हैं देखो कुछ स्पेशल केसेज, 3 केसेज आपके पास हैं। पहला बोल रहा है थीटा की वैल्यू 0 है, दूसरा बोल रहा है थीटा की वैल्यू 180 है, और तीसरा बोल रहा है थीटा की वैल्यू 90 है। देखो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो तब आपको यानी 2 वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे करेंगे, तो भाई आपके पास एक ये वेक्टर है, और इस वेक्टर के साथ एक और वेक्टर 0 डिग्री एंगल कब हो सकता है, जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तभी हो सकता है भाई। इनके भी 0 डिग्री तो तभी होगा ना। तो ये हमारा हो गया ए वेक्टर, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और थीटा कितना 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यहां पे लिख देता हूं साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ए बी साइन 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखेंगे इस बात को, जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए कि 2 वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो आप समझ जाना कि भाई इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, पर डायरेक्शन जरूर आएगी, डायरेक्शन जरूर रहेगी। इनका मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा पर डायरेक्शन जरूर रहेगी। तो थीटा इक्वल्स टू 0, ये था आपका पहला केस, ठीक है। अब है दूसरा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 वेक्टर्स के बीच 180 एंगल कब होगा, जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसे ये 2 वेक्टर हैं ऐसे, भाई सेम है तब तो 0, और अपोजिट हो गए तो 180 एंगल हो गया, ऐसे हो गया ना पूरा 180 एंगल। तो ये हमारा हो गया एक वेक्टर, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं दूसरे को बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब इसके लिए क्रॉस निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। लिख देता हूं यहां साइन 180 डिग्री ऑल्सो 0। साइन 180 0 है, साइन 0 के बराबर होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा 0। देखो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमेशा उनके लिए जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा
वो आएगा 0। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 हो चुका है। अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री की बात करते हैं। देखो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इस बात का यही मतलब है, मतलब अगर ये मेरा वेक्टर ए है तो ये मेरा वेक्टर बी है, ऐसे ही तो है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। किधर लिखें, यहां लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू होती है साइन 90 की। तो इसके लिए लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए बी, ये आपके पास आ जाएगा साइन 90 यानी ए बी साइन 90 इक्वल्स टू ए बी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू कभी आएगी दो वेक्टर्स के, अगर दो वेक्टर्स का आप क्या कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तब अगर मैक्सिमम वैल्यू कभी आएगी तो तब आएगी जब उन दोनों के बीच एंगल 90 होगा, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। समझ गए? तो ये कैसी वैल्यू है, यहां पे लिखा भी जा सकता है, ये कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, ये कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये तो मिनिमम है ही, आप देख पा रहे हो। अच्छा, 0 से नीचे भी आ सकती है, मिनिमम नहीं, 0 से नीचे भी आ सकती है। तो समझ गए, यहां पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तीनों केसेस थे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो हम डॉट प्रोडक्ट के लिए पढ़ के आए। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी तो आपको याद होगा, मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। ऐसे कहा था मैंने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ऐसा कहा था। पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मतलब इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। क्या बोला, देखो, नॉट कम्यूटेटिव। मतलब अगर मैं लिखता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में ये बात नहीं चलेगी। तो ये इक्वल नहीं है किसके, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। सिंपल, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ ये बराबर नहीं है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो, इनको अगर लिखना चाहें तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में एक डायरेक्शन आ जाती है एन कैप। ये डायरेक्शन ही खेल बिगाड़ रही है, बाकी सब तो ठीक है, ये डायरेक्शन बड़ी दिक्कत करती है। और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। इस डायरेक्शन की वजह से सारा काम हो रहा है। उसको भी लिख लेते हैं, देखो, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या आएगा, यह आ जाएगा बी मोड ऑफ ए साइन थीटा। यहां तक तो ये बराबर हो सकते हैं भाई, आप 5 इंटू 3 लिख दो या 3 इंटू 5 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। और साइन थीटा की वैल्यू तो बदलने वाली है ही नहीं, वही रहेगी। लेकिन ये जो डायरेक्शन मैंने लिखी लास्ट में एन कैप, ये बहुत दिक्कत करेगी। ये डायरेक्शन है वो दोनों की सेम नहीं हो सकती है, ये हमेशा अपोजिट होगी एक दूसरे के। तो आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये तो नहीं हो सकता है। पर क्या हो सकता है, देखो, ये हो सकता है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये पॉसिबल है। मतलब डायरेक्शन से जो सारी दिक्कत हो रही थी, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग थी, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग थी, अब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास ये एक ए वेक्टर है और इसके पास यहां पे कोई आपका दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इनके बीच है एंगल थीटा, तो आप ए इंटू बी निकालते हो क्रॉस प्रोडक्ट,
और b इंटू ए निकालते हो बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये जो दूसरा है इसके लिए डायरेक्शन इसके दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये वाली चीज है वो आपकी इक्वल हो सकती है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। कभी आप सोचो कि सर ने बताया था कम्यूटेटिव नहीं है तो कम्यूटेटिव हो गया, नहीं, डायरेक्शन अभी अपोजिट है। कम्यूटेटिव तब होता है जब डायरेक्टली ऐसा हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, पर ये नहीं आ सकते। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, आप इसको अगर ऐसे कर दो, इसका मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, तब ये बराबर हो जाएगा, पर इस तरह से बराबर नहीं है। अगर ऐसा करना है तो फिर डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पे माइनस लगाते ही दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लो, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड पॉइंट आ रहा है, देखो यहां वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो नहीं करता, पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, अगर इनको बांट दिया जाए तो उस लॉ को जरूर फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट भी करता था, क्रॉस प्रोडक्ट भी करता है। देखो कैसे, ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें और ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सी से, भाई देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी, मतलब आपने बी और सी को जोड़ा और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज का तो ये मतलब है। इस चीज का क्या मतलब है, पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया और फिर आपने ए सी को मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया और इसकी वैल्यू बराबर आएगी। ये चीज बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूं और ए सी को मैं मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को भी अगर मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर साथ में लिख दिया जाए इनटू मल्टीप्लाई कर दिया जाए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। या तो ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए और बी को जोड़ दूं और फिर सी और डी को जोड़ दूं और फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं, जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी किसके, देखो ए को मल्टीप्लाई कर दो सी से, पहले चाहे आप ए को मल्टीप्लाई कर दो सी वेक्टर से, फिर आप ए को मल्टीप्लाई कर दो डी से, प्लस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो डी वेक्टर से, फिर उसके बाद देखो बी को मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, फिर आप बी को मल्टीप्लाई कर दो डी से, प्लस बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ये जो वैल्यू आएगी वो भी इसके बराबर ही आएगी। मतलब ए वेक्टर सी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ए डी को मल्टीप्लाई कर दो, बी सी को मल्टीप्लाई करो और बी इंटू डी को, फिर चारों को जोड़ दो, वो वैल्यू बराबर आएगी जब आप ए बी को जोड़ोगे और सी डी को जोड़ोगे और साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस लॉ को ये ओबे करता है। स्क्रीनशॉट लो। तीसरा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए, देखो याद करो जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसकी वैल्यू 1 आती थी। जब आप ए वेक्टर को ही ए वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तब इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता था। याद है? इस बार ऐसा नहीं होगा, इसके मैग्नीट्यूड का तब स्क्वायर हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। देखो 1 नहीं होता था, स्क्वायर हो जाता था। अब देखो क्या होगा, जब आप ए वेक्टर का क्रॉस करेंगे ए वेक्टर के साथ, या क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कुछ भी कर लो, तो क्या आता है, देखो ए इंटू बी क्या आता है, ए बी साइन थीटा। तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए मोड ऑफ ए और साइन, और ए और ए के बीच एंगल कितना है भाई, ये मेरा ए और यही मेरा ए, एंगल कितना है 0। तो क्या आ जाएगा यहां पे साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यहां पे जो साइन 0 डिग्री है उसकी वैल्यू 0 होती है, और इसी की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ये आएगा 0। जब भी दो वेक्टर्स का, जब भी मतलब सेम इटसेल्फ खुद के साथ किसी एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तब उसकी वैल्यू 0 आती है। जब डॉट किया जाता था तब इसकी वैल्यू कैसी आती थी, तब 1 आती थी, मतलब उसका स्क्वायर हो जाता था। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो स्क्वायर क्यों होता था, क्योंकि ए इंटू ए, और तब कोस थीटा था, यहाँ पे कोस 0 था, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आता था, जिस वजह से इसका स्क्वायर हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ विल 0, यहाँ पे लिख सकते हैं विल 0, समझ गए, ये 0 होगा। ठीक है, इसको सर्कल कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बस यही है। ठीक है, अब इसी तरह से जब आप आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर आपका आई कैप है
और इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें आई कैप के साथ तो क्या आएगा 0। ऐसे ही अगर आप जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 0, और के कैप को के कैप के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 0। इसकी बात अभी हम करेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए ही है कि उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो कि आई कैप जे कैप के कैप है। तो इसकी बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो एक्स एक्सिस के लिए होता है आपका आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप ही तो होता है भाई एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, यानी एक्स पे कितना चले 1 चले, यूनिट, अरे यूनिट का मतलब यही तो है यूनिट वेक्टर का, और साथ में यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है तो आई कैप, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के अंदर है, डायरेक्शन का पता चल रहा है। आई कैप का मतलब एक्स में 1 चले, ठीक है। फिर वाई के अंदर कितना होगा, वाई का जो यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल फॉर्म में होगा वो होगा जे कैप, और फिर जेड के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा, जेड के लिए हो जाएगा के कैप, ठीक है, जेड के लिए हो जाएगा के कैप, सिंपल। तो आई कैप जे कैप और के कैप, ये के कैप बेसिकली यहां है, हर बार बताता हूं। तो ये आई कैप जे कैप और के कैप, इनके लिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो आई को आई से करेंगे तो क्या होगा, आई को जे से करेंगे तो क्या होगा, सारी बातें करेंगे। पहले तो खुद के साथ देख लेते हैं। तो अगर आई कैप को क्रॉस किया जाए आई कैप के साथ तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और फिर क्या आ जाएगा साथ में साइन थीटा। और थीटा क्या है, आई और जे के बीच एंगल कितना है, आई और जे के बीच, मतलब जे नहीं सॉरी, आई और आई के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले भी बताया, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही जे कैप को अगर आप जे कैप से क्रॉस करते हैं तो 0 आ जाएगा, और के कैप को अगर के कैप से क्रॉस करते हैं तो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी के बीच थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी, वही सेम रहेगी, मतलब 0 ही रहेगी, और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो इसलिए खुद को खुद से जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या था, याद करो, डॉट में ऐसा नहीं था, यहाँ कोस थीटा था, कोस थीटा था, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ रहा था, बाकी औरों से किसी से भी कर रहे थे तो 0 आ रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। तो देखो अगर आई को आई से कर रहे हो तो 0 आ रहा है, अगर आई को आई से कर रहे हो तो 0 आ रहा है, जे को जे से कर रहे हो 0 आ रहा है, के को के से कर रहे हो तो 0 आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जब आई को के से करोगे, आई को जे से करोगे, जे को के से करोगे, के को आई से करोगे, तो तब क्या होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लो यहां तक। तो पहले देखो लेते हैं आई कैप और इनटू में जे कैप। देखो ये हमारा आई कैप है और ये हमारा जे कैप है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है आप देख ही पा रहे हैं, एंगल 90 डिग्री है। तो देखो, तो यहां पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और फिर साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो आ जाएगा साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, और साथ में डायरेक्शन भी आ जाएगी, तो एन कैप, ये तो आएगा ना एन कैप तो साथ में। तो देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहां पे लिख देता हूं, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझ लेना, इस बात को बहुत काम आएगा। देखो आई को जे से आप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखो आई और जे तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, या इनका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, आई का मैग्नीट्यूड क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, सभी के सभी यूनिट वेक्टर्स ही तो हैं ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में। तो ये हो गया 1, इनटू में हो गया 1, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी, 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एन कैप ये और पता चल जाए हमें। तो देखो हमें राइट हैंड थंब रूल का पता है, आई से किसकी तरफ चलो, जे की तरफ चलो, भाई ये हमारा आई है, आई से किसकी तरफ चलो, जे की तरफ चलो। जब आई से आप जे की तरफ चलोगे तो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर आपको आना पड़ेगा, और याद करो यहां पे कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। जब आप कर्ल्ड फिंगर से आई से जे की तरफ चल रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर, थंब कहां, इसके परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड एक्सिस होती है, मतलब के, जेड एक्सिस के लिए क्या लिखा जाता है, के कैप। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एन कैप किसके बराबर होगा, एन कैप होगा के कैप के बराबर। समझ में आ गई ना ये बात,
परपेंडिकुलर वैल्यू होगी। अरे अभी तो पता करके आए कि भाई जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे। मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं बी साइन थीटा और साथ में एन कैप आता है डायरेक्शन के लिए, और वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो परपेंडिकुलर, यहाँ जेड एक्सिस होती है और जेड एक्सिस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, ये के कैप है, सिंपल। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अगर हम करेंगे आई कैप इंटू जे कैप तो ये हमारा के कैप के बराबर आएगा। इतनी बात मुझे यहाँ से क्लियर हो चुकी है, शायद आपको भी हो गई होगी। अगर आई को जे से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी वैल्यू के कैप आ जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज सुन लो यहाँ ध्यान से, दूसरी चीज सुन लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने आई को जे से किया था, अब मैं जे को के से कर रहा हूं मल्टीप्लाई। तो ये मेरा जे कैप इंटू ये है हमारा के कैप, और क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, और फिर उसके बाद आ जाएगा साइन, और एंगल तो वही 90 डिग्री है भाई। ये आपका जे कैप है और ये आपका के मतलब ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस। तो ये आपका जे कैप, ये आपका के कैप, एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहां पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री और इनटू में एन कैप। अब एन कैप क्या आएगा, देखो कहां से कहां चल रहे हैं, जे से के की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा जे है, ये हमारा के है, इसको ऐसे मत समझना, उधर क्या है, उधर एक्स है, एक्स एक्सिस, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आप चलोगे, इसको थोड़ा सा दिखा दूं आपको, देखो आप कैसे चलोगे, आप चलोगे जे से के की तरफ, तो ये हमारा जे है और ये हमारा के है। देखो ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा जे है, ये के है। अब एक्स मत समझ लेना, ये ऐसे है, तो ये मैंने ऐसे कर लिया। देखो तो अब कहां से कहां चल रहा हूं मैं, जे से के की तरफ चलूंगा तो ये मेरा राइट हैंड हो गया। तो जे से के, तो ये हमारा जे और ये हमारा के, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, उधर वाली होगी, मतलब एक्स एक्सिस होगी। देख रहे हो ना, ध्यान से समझ रहे हो ना। देखो जे से के की तरफ चल रहे हैं तो उधर आई कैप की तरफ चलना पड़ेगा। अरे ऐसे समझ लो ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है तो कहां की तरफ चलना पड़ेगा, इनके परपेंडिकुलर, उधर, मतलब उधर हमारे पास क्या है, आई कैप है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आई कैप। आपने जे और के को मल्टीप्लाई किया, ये तीनों की वैल्यू तो 1 आएगी, 1 1 1, और ये आई कैप। तो मतलब आपका जे कैप इंटू के कैप किसके बराबर आ गया है, ये आई कैप के बराबर आ चुका है। ये दूसरी बात क्लियर कर लेना यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बस आप डायरेक्शन देख लो यार, राइट हैंड थंब रूल आपको सिखा दिया है, जहां से भी जहां चलना। अब यहां मुझे कहां की तरफ चलना था, जे से के की तरफ चलना था, तो मैं जे से के की तरफ चला तो मेरी डायरेक्शन आई की तरफ शो कर रही थी, तो मैंने आई लिख दिया। यूनिट वेक्टर लेना था ना, एन कैप वही तो आएगा, वो डायरेक्शन के लिए तो है ये एन कैप, और किस लिए है। अच्छा फिर देखो तीसरी चीज यहां से, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने आई को जे से कर लिया, जे को के से कर लिया, अब मैं करूंगा के को आई से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमने किया के कैप मल्टीप्लाई विद आई कैप। अब क्या आ जाएगा, तो वही बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और साथ में साइन, और एंगल कितना है, ये आपका देखो क्या, ये आपका है आई कैप और यहां पे आपका के कैप है। एंगल कितना है दोनों के बीच, 90 डिग्री है। ऐसे घुमा के देख लो ना, ये हमारा एक्स, ये हमारा जेड, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 तो है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री, और इस बार डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आया यहां तक तो 1, डायरेक्शन एन कैप क्या लोगे भाई, कहां से कहां चलोगे, के से आई की तरफ चलोगे। तो ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, और ये हमारा जेड, ठीक है, ये हमारा जेड। ये तो चीज़ है हमारे पास, ऐसे तो है, और इसको हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम उधर कर नहीं सकते। तो ये हमारा जेड, समझ गए ना। तो ये अब कहाँ से कहाँ चलना है, हमें चलना है के से आई की तरफ। तो के हमारा कहाँ है, देखो ये हमारा के है, ये है हमारा के, और आई हमारा कहाँ है, उधर है। तो मतलब इन दोनों को रख लूँ, इसको हटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अच्छा इसको हटा दिया। ये हमारा क्या है, के कैप, ये हमारा क्या है, आई कैप। मुझे के से आई की तरफ चलना है। ये मेरी कर्ल्ड फिंगर गई के से आई की तरफ, देखो दिख रहा है, कर्ल्ड फिंगर गई कहां से, कर्ल्ड फिंगर गई यहां से वहां, ऐसे गई, थंब ऊपर की तरफ है मेरा, मतलब थंब कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हो ना आप, ऐसे देखो, थंब ऊपर वाली डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कहां से जा रहा हूं, के से आई की तरफ जा रहा हूं, थंब ऊपर की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर की तरफ कौन है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, जे कैप, ये आ जाएगा जे कैप। मतलब के कैप इंटू आई कैप किसके बराबर होता है, यहां पे लिख देते हैं, आपको दिख रहा होगा आई होप नीचे तक। के कैप इंटू आई कैप किसके बराबर होता है, जे कैप के बराबर होता है। यहां से आपको एक चीज पता चल रही होगी, जैसे ही हमने आई को जे से किया, के आ गया,
देख लो, आई को जैसे किया के आ गया, फिर हमने जे को कैसे किया, आई आ गया, जे को कैसे किया, आई आ गया, फिर हमने के को आई से किया तो फिर से जे आ गया, जब हमने के को आई से किया तो जे आ गया। मतलब जब दो को करते हैं तो तीसरा आ जाता है, जब दो को करते हैं तो तीसरा आ जाता है। ये तो आप याद रखो, पर साथ में एक चीज और याद रखो, ये हमेशा पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है। अब उल्टा रिवर्स चल पड़ो, मतलब जब आपने क्या किया था, आई को जैसे किया था, अब तुम उल्टा कर दो, जे को आई से कर दो। अब तुम उल्टा करो, इसको जे को आई से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो तब क्या आएगा, अगर तुम जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो के कैप ही, पर अपोजिट डायरेक्शन में। क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, ये आ जाएगा। पहली चीज देख लो, समझ लो बात को। देखो ये हमारा क्या था, जे कैप से आई कैप। अब मुझे कहां की तरफ चलना है, तो ये हमारा जे कैप है, ये हमारा आई कैप है। मुझे कहां से कहां चलना है, राइट हैंड से मुझे कर्ल्ड फिंगर जे से के की तरफ ले जानी पड़ेंगी, जे से के की तरफ। तब मैं ऐसे ले जा रहा था, तब मैं ऐसे ला रहा था, तो ये मेरा जेड एक्सिस था, मतलब ये मेरा के था। आई टू जे जा रहे थे तो के कैप आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आई टू जे जा रहे थे तो के कैप आ रहा था, जेड एक्सिस के कैप ही तो है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप जे से आई की तरफ जाओगे, जे से आई की तरफ जाओगे तो के कैप तो है, पर कहां, ये अगर हमारा जेड है तो जेड की अपोजिट डायरेक्शन, ये अगर जेड है तो वो माइनस जेड है, अंदर की तरफ क्या है, माइनस जेड। ऐसे जा रहे हैं, अब ऐसे जा रहे हैं, एंगल आई से के की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। जब अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जेड एक्सिस अंदर की तरफ जा रही है, तो माइनस आएगा। तो इसलिए मैंने लिखा के कैप तो है पर कैसा है, माइनस में है। और ठीक ऐसे ही इन दोनों के लिए आ जाएगा। देखो जे कैप को अगर के कैप से कर रहे थे, अब के को जे से कर दो। अगर के कैप को जे कैप से कर दिया जाए तो आएगा तो आपके पास आई कैप ही, पर क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप, माइनस आई कैप। और ऐसे ही अगर आप के कैप को आई कैप से कर रहे थे, अगर आई को के से कर दिया, अगर आई कैप को आपने मल्टीप्लाई कर दिया के कैप से, तो आपके पास आएगा तो जे कैप ही, लेकिन माइनस जे कैप आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रख लेना। पर इसको आप ध्यान कैसे रखोगे, सर हम किसको कैसे याद करेंगे, ये तो हमें याद ही नहीं होगा। कब आई इंटू जे है, कब जे इंटू आई है, हम तो सीधा के लिख के निकल जाएंगे। हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव याद रहता ही नहीं है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं जिससे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो तो अब देखो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे पास कि भाई कैसे आप इसको लर्न करोगे। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं आई कैप, यहां पे मैं लिख रहा हूं जे कैप, और यहां पे मैं लिख रहा हूं के कैप। हमने लिखा आई कैप, जे कैप और के कैप। जब भी आप चलोगे आई से जे की तरफ, के आ जाएगा। जब भी आप आई से जे की तरफ चलोगे तो मतलब आपने आई को अगर मल्टीप्लाई किया किससे, जे से, तो क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा। जब भी आप जे को के से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अगर आपने जे कैप को क्रॉस किया किससे, के कैप से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप। एक को दूसरे से किया, तीसरा आ गया, ठीक है। यहां से एक को दूसरे से किया, तीसरा आ गया। अब आप के को अगर आई से करोगे मल्टीप्लाई, अगर के को आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जे कैप आ जाएगा। और जे कैप कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां तक ये सारी बातें पॉजिटिव के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा है, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब आया, जब आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो। इस बात को लिख देता हूं, जब आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज। बढ़िया ट्रिक है, हर जगह आपको मिल जाएगी, ध्यान से समझ लेना इसको। देखो क्लॉकवाइज, जब आप आई से जे की तरफ चल रहे हो, समझ गए ना, आई को जे से कर रहे हो, के आएगा, के को आई से कर रहे हो, जे आएगा, जे को के से कर रहे हो, आई आएगा। लेकिन सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। अच्छा, अब इसका अपोजिट लिख के देखते हैं, देखो क्या होता है। अगर मैं जे कैप को मल्टीप्लाई करूं आई कैप से, जे कैप को मल्टीप्लाई किया जाए अगर आई कैप से, अब क्या होगा, देखो कहां से कहां की तरफ चलना है। अब जे कैप को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना, आई कैप से। क्या मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ा, अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। अब देखो मुझे चलना पड़ रहा है जे से आई की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो नेगेटिव लगा दो, आएगा तो के ही आएगा, तो के कैप ही, जो बचा हुआ है वही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे इसको अपोजिट कर दो, के कैप इंटू जे कैप। देखो के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप,
मतलब मुझे के से जे की तरफ चलना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन आएगा, आई कैप आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि उल्टा चलना पड़ा मुझे डायरेक्शन में। और तीसरा देखो, आई को के से करें तो इसको भी उल्टा कर दो, आई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो के कैप से, तो देखो आई कैप कहां है, ये मेरा आई कैप है, और उल्टा चलना पड़ रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, आई से के की तरफ आ रहा हूं। तो बचा कौन, आई को के से किया तो जे बच गया, आएगा तो जे ही, पर माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप। सही से लिख देते हैं, माइनस जे कैप। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ये हमेशा कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव, और ये नेगेटिव कब आए हैं, जब हम चले हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बढ़िया ट्रिक है। बस आप क्या करो, जब भी आपको सोल्व करना हो आप तीन चीजें लिख लो, आई जे के, और जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो देख लो, आई से जे चले क्लॉकवाइज चले पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चले नेगेटिव। दो को मल्टीप्लाई करोगे आएगा तीसरा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डिसाइड कर लेना, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। स्क्रीनशॉट ले लो ट्रिक के लिए। तो सर देखो, दो वेक्टर हैं आपके पास, इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में है। मतलब आप इसको ऐसा मान के चलो जैसे कि 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। समझ गए ना, ए एक्स मतलब 5, ए वाई मतलब 6, ए जेड मतलब 7, और आई जे और के ऐसे ही सेम टू सेम है, ये है। समझ गए ना। तो ऐसी फॉर्म में जब आपको मिल जाएगा आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीपल इसका कैसे निकालोगे। देखो आपको चाहिए ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको चाहिए। तो ए को लिख देते हैं, ये हमारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी को लिख दो, तो क्रॉस है ना इस बार, डॉट थोड़ी है, क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है, क्या आएगा। देखो बढ़िया मजा आएगा, समझना इस चीज को ध्यान से। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसको समझने के लिए उसको पढ़ेंगे। देखो आप ए को ए एक्स को बी एक्स से करो कोई दिक्कत नहीं, पर आई को आई से करते ही जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल याद करो, अगर सेम को सेम से कर दिया, आई को अगर आई से कर दिया जीरो, अगर जे को जे से कर दिया जीरो। याद रख लो इस बात को, के को के से कर दिया, के को के से कर दिया जीरो। दो को करते हो तो तीसरा आ जाता है, खुद को खुद से करते हो तो जीरो आ जाता है। ये बात ध्यान होगी आपको आई थिंक। तो देखो अगर आई को आई से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ध्यान रख लेना इस बात को, समझ लेना अच्छे से। लेकिन ए एक्स को जब आप बी वाई से करोगे तो देखो आई का मल्टीपल जे से हो रहा है, जब आई को जे से मल्टीप्लाई कर देते हो, देखो यहां लिख रहे हैं आई कैप, ये हमारा है जे कैप, और फिर यहां पे हमारा है के कैप। तो ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे ना क्लॉकवाइज, ऐसे चलोगे। देखो यहां पे इसको थोड़ा रेडिंग से कर देता हूं ताकि दिखता रहे अलग डिफरेंट। तो आई कैप जे कैप और के कैप है ना, तो सर्कल लिख लिया हमने। तो आई को अब किससे कर रहे हो, आई से किया तो जीरो, इस आई को अब जे से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, ए एक्स ऐसे का ऐसे, और फिर ए एक्स को आपने किया किससे, बी वाई से, मतलब ए एक्स और ए एक्स बी वाई। तो आई को जे से किया तो क्या आ गया आपके पास, आई को अगर आपने जे से किया तो आ गया के कैप, तो यहां पे लिख दूं के कैप, ये हो गया हमारा के कैप। और पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखो आई से आप जे की तरफ चले, क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद देखो ये चीज समझ आ गई आपको। अब ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको इससे कर लिया जीरो, इसको इससे किया ये आ गया। अब इसको इससे करेंगे बी जेड के से, मतलब आई को के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई को के से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं चलना, बीच में अजय आ गया। अब उल्टा चल रहे हो, आई को के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस आएगा, माइनस आना पड़ेगा। तो यहां पे आएगा माइनस ए एक्स, यहां पे क्या है जे वाले के अंदर, के वाले के अंदर बी जेड, तो बी जेड, और साथ में देखो आई को के से करते ही जे आ जाएगा, तो ये आ गया जे कैप, ये आ गया आपका जे कैप। कोई दिक्कत भाई, माइनस किस लिए आया है, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज चल पड़े। आई को आपने के से मल्टीप्लाई किया है,
बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसका काम कंप्लीट हो गया। जे को देखो, जे को आई से करें, जे को आई से उल्टा चल रहे हो, फिर से माइनस आएगा, ये आ गया माइनस। ए वाई है, ये आपका है ए वाई, और इधर क्या है बी एक्स, बी एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, आपने जे को आई से मल्टीप्लाई किया है, आपने जे को आई से किया है तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका के कैप, और माइनस मैंने पहले लगा दिया है। समझ पा रहे हो ना माइनस क्यों आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से माइनस आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो, अब जे को अगर जे से करेंगे तो जीरो, खुद को खुद से करते ही जीरो हो जाता है। अब जे को करेंगे के से, जे को के से कर रहे हैं, जे को के से कर रहे हैं, तो आई आएगा और पॉजिटिव आएगा तो प्लस। तो इसके अंदर देखो ए वाई, और इसमें बी जेड, और साथ में क्या आ जाएगा, जे को के से किया है तो आई कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई कैप। इसका काम भी खत्म। अब इसको देखते हैं, के को आई से करना, के को आई से, फिर से उल्टा चल रहे हो, के को आई से चल रहे हो तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस, के को आई से किया तो माइनस, तो ए जेड, ये आपका ए जेड हो गया, ए जेड, और फिर यहाँ पे क्या है बी एक्स, ये आ जाएगा आपका बी एक्स, और साथ में देखो के को आई से किया है, के को आई से किया है, ऐसे सॉरी क्लॉकवाइज गए हो इसमें, तो क्लॉकवाइज गए हो, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। भाई एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब माइनस आता है, क्लॉकवाइज चलते हैं प्लस आता है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, पर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, बहुत बढ़िया, चिंता मत करो। देखो ए जेड, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जेड था हमारा और ये बी एक्स था, और हमने के को आई से किया है तो के को आई से किया है तो जे आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया जे कैप। अब देखो कि इसको करेंगे इससे, तो के को जे से कर रहे हैं, के को इस बार उल्टे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस बार उल्टे चल रहे हैं तो के आई आएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये है आपका ए जेड, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो बी वाई, और साथ में क्या आएगा देखो, के को जे से करेंगे तो आई, और माइनस पहले ही आ चुका है। अब इसको आपको के से करना है तो जीरो, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। समझ पा रहे होंगे आप, तो आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इसके इक्वल आ गया है। चाहो तो आप देखो के और के वालों को साथ लिख लो, ये के और के है इसको साथ लिख लो, जे और जे वालों को एक साथ लिख लो, और आई वालों को एक साथ लिख लो, पर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो इस तरह से आपको करना ही नहीं है, आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो, अदरवाइज यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अब है आपकी शॉर्ट ट्रिक, या जिसको बोल सकते हो आप डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है इसमें, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप इसको क्या करो, देखो सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट कर लो, कैसे, देखो पहले आप लिखो यहाँ पे आई कैप, फिर यहाँ पे आप लिख दो जे कैप, और यहाँ पे आप लिख दो के कैप। आई जे के को ऐसे देखो यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, आई कैप जे कैप और के कैप, तीनों के लिख लिया, आई कैप जे कैप के कैप। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ए वाले का आई, आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे हम ए वेक्टर के अंदर जो हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे। आई की वैल्यू ए वेक्टर में कितनी है, ए एक्स, ये हमने लिखा ए एक्स, फिर यहाँ पे ए वाई, यहाँ पे हमने लिख दिया ए वाई, और के में कितनी है ए जेड, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब बी वेक्टर के लिए जो वैल्यू दी हुई है उसको हम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे बी वेक्टर के लिए जो वैल्यू है, आई की वैल्यू बी वेक्टर के लिए कितनी है, बी एक्स, तो ये है बी एक्स, फिर दिया हुआ है बी वाई, और फिर दिया हुआ है बी जेड। अच्छा, अगर हमें देखो बी इंटू ए पूछता, अभी हमें पूछ रहा है ए इंटू बी, तो हमने पहले ए की वैल्यू रखी, आई में क्या है, जे में क्या है और के में क्या है। अगर हमें बी इंटू ए पूछता तो पहले हम बी लिखते और बाद में ए लिख देते। अगर पी इंटू क्यू पूछता तो क्यू और पी लिख देते। अगर आर इंटू एस पूछता तो आर की वैल्यू और एस की वैल्यू लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। अब इसके अंदर देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स के अंदर ही, और बहुत इजीएस्ट वे में करेंगे। इसको मिटा दूं, इसका कोई काम नहीं है, इसको मैंने इसीलिए लिखा आपको समझ में आ जाए कि भाई पहले हम ए की वैल्यू लिख रहे हैं फिर बी की, क्योंकि हमें ए इंटू बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो यहां पे मैंने लिखा आई कैप, ठीक है। तो आई की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं तो आई वाली लाइन को, इसकी रो को और इसके कॉलम को भूल जाओ। आप ऐसा मान लो कि आई की रो और आई का कॉलम है ही नहीं, तो मतलब ये नहीं है मेरे पास और ये नहीं है, क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया मेरे पास, केवल ये बचा। ध्यान से समझ लेना इस बात को, केवल ये बचा, यही तो बचा भाई, ये नहीं है और ये नहीं है, आई वाली रो नहीं है, आई वाला कॉलम नहीं है।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो और इसका इससे कर दो और लिख दो, बस कुछ नहीं करना। तो देखो ए वाई को मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या आ जाएगा बी जेड। तो ये हमने लिखा ए वाई और बी जेड, ए वाई बी जेड। अब बी वाई को ए जेड से कर दो, माइनस बी वाई और ए जेड। ठीक है, हमेशा आपको इसमें माइनस यूज करना है, प्लस का यूज करना ही नहीं है। ये बॉक्स के अंदर जब भी आप करोगे माइनस करोगे, ये ट्रिक है आपकी। तो यहां पे ये हो गया हमारा पहला बॉक्स, इसको यहां पे रिमूव कर दूं। मैंने आपको समझाने के लिए ये बॉक्स ड्रा किया था बस। अब बात करेंगे किसकी, आई कैप के लिए हो गया, अब जे कैप की बात करेंगे। तो अब यहां पे लगा दो माइनस, क्या लगा दो यहां पे माइनस। याद रखना हमेशा जे कैप की बात जब भी करोगे तो पहले माइनस लगाओगे। ठीक, इसके लिए पॉजिटिव आएगा, जे के लिए माइनस आएगा, फिर के लिए पॉजिटिव आएगा। ये बात अभी आपको समझ नहीं आ रही, देखो माइनस लगा दिया, किसकी बात कर रहे हैं, जे कैप के आगे जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं जे कैप। क्या आ जाएगा देखो, अब जे वाली कॉलम को और जे वाली लाइन को भूल जाओ, तो क्या बच गया, ये बचा और ये बचा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड, ये आ जाएगा ए एक्स और बी जेड। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एक्स और ए जेड माइनस बी एक्स और ए जेड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर लगा दो आप प्लस, फिर आप लगाओ प्लस, किसके लिए, के कैप के लिए। अब बात करेंगे के कैप की, के कैप के लिए। के कैप के लिए क्या आएगा, तो के कैप वाली रो को, मतलब के कैप वाली रो को और कॉलम को भूल जाओ। तो ये बच गए चारों आपके पास, ए एक्स को बी वाई से कर दो, क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई। तो ए एक्स बी वाई माइनस, इसके ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस आएगा, और ए एक्स को बी वाई से कर दिया, बी एक्स को ए वाई से कर दो, तो ये आ जाएगा बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो पहले आप ये लिखोगे, फिर माइनस आप ये लिखोगे। देखो इसको साइड में लिख दो एक बार नीचे, मतलब ये है ना, इसके आगे ये है और फिर उसके आगे प्लस ये है। समझ पा रहे हो, मेरे पास आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, फिर आगे और जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको और नीचे लिख दिया। समझ गए, तो ये वैल्यू आएगी जब आप एक को बी से क्रॉस करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। किस फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इन कार्टेशियन फॉर्म। आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में हो तो ये ट्रिक है, बस इस तरह से रिप्रेजेंट कर लो। आई की वैल्यू क्या दी है, जे की वैल्यू क्या दी है और के की वैल्यू क्या दी है। और फिर जिसके लिए आई के लिए लिख रहे हो तो आई के लाइन और आई का जो कॉलम है, इसकी लाइन और कॉलम दोनों को भूल जाओ। फिर जे के लिए कर रहे हो तो इसकी लाइन और इसके कॉलम को भूल जाओ और दोनों को लिख दो, बचे हुए चार को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, बस। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा मेथड था, स्क्रीनशॉट ले लो। उसको भी अगर आप देखो, मैंने बताया था कि अगर उसको आई, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था मल्टीप्लाई किया था, अगर आई को आई के साथ लिखते तो यही आता, ये तीनों चीजें निकल के आती। आई को आई के साथ लिखते, जे को जे के साथ लिखते और के को के साथ लिखते। तो स्क्रीनशॉट लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लगभग आपके सभी कंसेप्ट्स हैं वो हो चुके हैं। तो अभी आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना बाकी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना बाकी है और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। इसको, ये चीज आपको कब समझ में आएगी, जब आप क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। ठीक है, किसके हेल्प से, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्रॉस प्रोडक्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, इसका एक और नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्लास 11 फिजिक्स और उसके बाद क्लास 12 फिजिक्स कंप्लीट हम इस पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।